एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो एक कैपेसिटर का पार्ट नंबर 2 है और अगर ओवरऑल वीडियो सीरीज़ की बात करें हम लोग तो हमारे पास 14 लेक्चर एक आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके अलावा 4 आप लोगों को लेक्चर गॉस लॉ से रिलेटेड आपको दिए थे। इसके बाद कैपेसिटर का एक लेक्चर आ चुका था। तो टोटल हमारे पास 19 लेक्चर्स आ चुके हैं और उसके बाद ये 20th वाला लेक्चर हम लोगों के पास है जिसको हम लोग अपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर में जो बेसिक बातें थी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर्स किनको बोलते हैं, फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सारी बेसिक कहानी मैंने आप लोगों को कैपेसिटर के फर्स्ट वाले लेक्चर में करा दी है। जिसने वो लेक्चर ना देखा हो तो पहले जाके उसको देख लेना, उसके बाद इस पे आना। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, कैपेसिटर सबसे पहली बात ये एक डिवाइस होती है, एक फिजिकल डिवाइस होती है। इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये एक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या होता है इस डिवाइस में? अ सिस्टम ऑफ अपोजिटली चार्ज कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर। आप दो कोई भी कंडक्टर ले आइए, किसी भी शेप की प्लेट हो सकती हैं, ये गोल हो सकती हैं, कोई लंबी मतलब लेंथ में ज़्यादा हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में हो सकती हैं। कैसे भी दो अगर मेरे पास ऐसे कंडक्टर हैं, उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, कागज़ आपने भर दिया, हो सकता है कुछ भी ना भरा हो, तो इसमें बीच में एयर तो होगा ही ना इंसुलेशन की तरह। तो अगर दो कंडक्टर्स बीच में किसी इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं। तो आपको जो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो मेरे पास प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो डिफरेंस V1 माइनस V2 का हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेटअप क्या कहलाएगा? इसको हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे। इस कैपेसिटर में क्या खास बात होती है? ये कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के बीच में यानी इस इंटरवेनिंग रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। यानी सिंपल सी बात ये है, जो कैपेसिटर होता है वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल इसका बताता हूँ। हमारे मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है। अब फ्लैश लाइट जब हम लोग किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ओपन होती है। तो फ्लैश लाइट की वर्किंग के बेसिक में, उसके बिहाइंड में कैपेसिटर का ही वर्क होता है। तो जैसे ही फ्लैश लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो या पिक्चर क्लिक करते हो और फ्लैश लाइट ऑन होती है, तो अंदर जितने भी कैपेसिटर सर्किटरी के अंदर भरे हुए हैं उनमें चार्ज भरा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सारा का सारा एक साथ सप्लाई होता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट की लाइट आपके फ़ोन से प्रोड्यूस होती है। जैसी वो फ्लैश प्रोड्यूस होती है, एकदम से वो सारे कैपेसिटर्स खाली हो जाते हैं और फिर से आपके मोबाइल से बैटरी का कंज्यूम करके वहाँ से वो फिर से चार्ज हो जाएंगे। फिर से आपने क्लिक किया तो उसके बाद फिर से आपके पास फ्लैश ऑन होगी और फाइनली वो कैपेसिटर फिर से सारी एनर्जी वहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर हुआ था वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हेल्प करता है आपको फ्लैश ऑन करने में। अदरवाइज मोबाइल में आप फ्लैश कभी भी नहीं देख पाते। ठीक, तो क्या होती है कैपेसिटर? अगर इसको दूसरे टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे और करके लिख लेना कि भाई यहाँ पे ये दूसरी डेफिनेशन है मेरे पास। तो द कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द प्लेट्स। तो उसकी प्लेट्स के बीच में देखो एक दूसरा डायग्राम भी दिखा रखा है, ये चाहो ये बना लेना, चाहे इसको बना लेना। ये दो मेरे पास मेटल प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक भी रखा हुआ हो सकता है, और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एयर तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी ही होगी। तो एक इंसुलेशन होता है वो। तो यहाँ पे इस तरह का जो ये पूरा सेटअप है अपोजिटली चार्ज प्लेट का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की बुक्स में आप देखोगे संधारित्र। तो आपको हिंदी वाली बुक्स में इस डिवाइस का नाम मिलेगा संधारित्र। तो संधारित्र मतलब एक ऐसे डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को यानी आवेश को स्टोर करके रख सकती है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये बेसिक कहानी होप समझ में आई है आप लोगों को। अब इस कैपेसिटर नाम के डिवाइस की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो चार्ज को स्टोर करके रख सकती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कोई हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, और उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से वो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। इसी तरह से कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके पास कैपेसिटेंस नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से वो डिवाइस अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो मैं कैपेसिटर को आपको कंपेयर करवाऊंगा कि एक बकेट से एक बाल्टी है, और जो खाली बाल्टी है ना, उस खाली बाल्टी को मैं कैपेसिटर बोला करूंगा। उस बाल्टी के अंदर जो पानी भरा जाता है, उस पानी को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलूंगा। और उस पानी का लेवल होता है ना, बाल्टी आपने कितनी भर ली, वाटर लेवल ऊपर जाता जाता है, तो वाटर का जो लेवल होगा, जो हाइट होगी, उसको मैं पोटेंशियल बोलूंगा, है ना। तो आगे आपको समझाऊंगा ये बात। तो उस एनालॉजी से कैपेसिटर बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब प्रैक्टिकली पहले देख लो कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले कि कैपेसिटर दिखने में कैसे होते हैं। ये एक आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स
लगे हुए हैं, आधे से ज़्यादा तो आपको पता भी नहीं होंगे यहाँ पे। एक आपका ये पहचाना हुआ होगा, इसको रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो रजिस्टर आप लोगों ने फिजिकल रजिस्टर देखा है ऐसा होता है। ये सारे ब्लैक कलर के जो सिलेंडर लगे हुए हैं इतने सारे, ये सारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग पर्पज से ये सर्किटरी में फिट किए जाते हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पे येलो कलर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और अदर बहुत सारी डिवाइस लगी हुई हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। आपके मोबाइल के चार्जर से लेके आपके मोबाइल फ़ोन तक सब जगह पे आप डे टू डे लाइफ में कैपेसिटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। इनफैक्ट आपके घर में जो सीलिंग फैन है ना, उसमें भी एक छोटा सा इस तरह का सिलेंडर लगा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में, इसको कंडेंसर बोलते हैं। कि पंखा अगर धीमा चल रहा है तो या तो उसमें ग्रीजिंग खत्म हो गई है, नहीं तो उसका कंडेंसर खराब हो गया। तो कंडेंसर कुछ और नहीं होता, कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटर का ये दूसरा नाम कंडेंसर होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं कैपेसिटेंस पे फाइनली। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू विच द कैपेसिटर कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन इट्स प्लेट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी कैपेसिटर की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपनी प्लेट्स के बीच में, अब प्लेट्स के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आप किसको देख सकते हो? आप कैपेसिटर को देख सकते हो, आप कैपेसिटेंस को देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हो कि हाँ चार्ज स्टोर है। तो उस चार्ज को जब यूटिलाइज किया जाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ इस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस नाम की प्रॉपर्टी है। भाई जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी आप मार्केट से खरीद के लेके आए, 10 लीटर की बाल्टी लेके आए, 15 लीटर की बाल्टी लेके आए, अब वो बाल्टी खाली तो आएगी, ऑब्वियसली बात है। अब आपकी मर्जी है उसमें पानी भरो या उसको ऐसे कैसे रखे रहने दो, रहेगी तो अगर 10 लीटर की बाल्टी तो 10 लीटर की तो रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 लीटर की बाल्टी है उसमें ज़रूरी है कि पानी भर के मिले ना, आपकी मर्जी है। 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें 5 लीटर पानी भरना है, 5 लीटर भरो, यानी उस बाल्टी को आधा भरना है, आधा भरो, थोड़ा सा और ज़्यादा भरना है और ज़्यादा भरो। तो यहाँ पे कैपेसिटर को कंपेयर किया जाएगा किससे? अब बाल्टी से, कि एक बकेट है मेरे पास, ये बकेट जो है, इस बकेट को मैं क्या बोलूँगा? ये मेरा है कैपेसिटर। इस बकेट के पास प्रॉपर्टी है कि पानी को स्टोर कर सकती है, यानी इस बकेट के पास प्रॉपर्टी ये चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो इसके अंदर जो वाटर फिल किया जाएगा, ये जो वाटर मैं यहाँ पे फिल करूँगा ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, ये मान लीजिए चार्ज है। ये क्या आपका? ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इसके अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है किसी भी कैपेसिटर को समझने के लिए। और इसका जो वाटर लेवल होगा, भाई कुछ हाइट भी तो होगी, जो ये हाइट होगी h, इस वाटर लेवल की जो हाइट होगी, इसको मैं क्या बोलूँगा? ये मेरी हो जाएगी वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कैपेसिटर को आप हमेशा एनालाइज कर सकते हो, समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हमारे पास कोई कैपेसिटर है, यानी कोई एक बकेट है। अब कॉमन सेंस सी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे चार्ज का अमाउंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। भाई सपोज करो कि इस बकेट का वाटर लेवल बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए, तो वाटर लेवल बढ़ाया जाने का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो पानी भरा है वो भी तो ज़्यादा हो गया। भाई पहले सपोज करो कि वाटर लेवल हमारे पास यहाँ तक था, अब वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच गया। तो वाटर लेवल में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो ऑटोमेटिकली 100% पानी के अमाउंट में भी तो इंक्रीमेंट हुआ होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है किसी भी कैपेसिटर में तो पक्का उसका चार्ज भी बढ़ने लगता है। आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइए उसकी प्लेट्स के बीच में। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लगाया होगा? बाहर से आपने एक बैटरी को लगाया होगा या किसी सेल को लगाया होगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। भाई जैसे पानी कैसे भरते हो, पानी भरने के लिए आपने कोई वाटर टैप ऑन किया हुआ होगा। तो उसी तरह से जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो वैसे वैसे चार्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज। तो ये दोनों टर्म प्रोपोर्शनैलिटी में आ गई। यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, पूरी स्टोरी यहीं से चलेगी, ध्यान रखना। फिर इसको हटा के मैंने कॉन्स्टेंट लिया, जिसको मैंने कैपिटल सी बोला। इसी कॉन्स्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं हिंदी में, है ना। ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? अब C का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनाओगे? C बन जाएगा Q अपॉन V। तो Q क्या होता है? कूलम में नापा जाएगा, V वोल्ट में, तो कूलम पर वोल्ट। तो या तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम पर वोल्ट आ जाएगी। और एक बहुत फेमस यूनिट इसकी होती है फैरड। क्या होती है? फैरड। कैपिटल F से शो करते हैं। ये स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस के बारे में और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी बार डाउट होता है कि सर हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला C इज इक्वल्स टू Q बाई V। हाँ चलो ठीक है, फॉर्मूला निकाला। तो उन लोगों को ये डाउट होता है कि जो ये कैपेसिटेंस है ये उस पर्टिकुलर चार्ज पे और ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे क्यों डिपेंड करेगा? एक बाल्टी है, ये बाल्टी 10 लीटर की है, तो इस 10 लीटर की बाल्टी की जो प्रॉपर्टी है ये इस बात पे थोड़ी ना डिपेंड करती है कि इसके अंदर पानी है या नहीं है, या इसके अंदर वाटर लेवल कितना है। भाई ये 10 लीटर की बाल्टी,
बाल्टी है, हाँ दैट्स इट, 10 लीटर की बाल्टी है, इतना कंफर्म है कि इसमें 10 लीटर से ज़्यादा चार्ज नहीं आ सकता, मतलब 10 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। तो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का उसके चार्ज पे, उसको दिए हुए चार्ज पे या उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो फिर किस पे डिपेंड करता है? उस वो बाल्टी के अंदर पानी 15 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी, किस पे डिपेंड कर रही है कि बाल्टी कितनी बड़ी है, बाल्टी का साइज कैसा है। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। उसका प्लेट एरिया कैसा है, छोटी छोटी प्लेट हैं, बड़ी बड़ी प्लेट हैं, उन प्लेट्स की शेप कैसी है, गोल प्लेट हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट हैं या ट्राइंगल प्लेट हैं, कैसी प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। भाई जैसे बाल्टी है ऐसी, अगर मैं पतली बाल्टी इस तरह से बना दूं तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये बाल्टी पहले 10 लीटर की तो अब 10 लीटर की नहीं रहेगी, क्यों? डिस्टेंस बीच में कम हो गई। तो इसी तरह से कैपेसिटर में भी उसके डायमेंशंस कहती हैं, प्लेट एरिया, उसकी शेप, उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, इन सब बात पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। इन चीज़ों के बदल जाने की वजह से कैपेसिटेंस बदल जाएगा, और जब फॉर्मूले आएंगे ना आपके आगे, आपको सब समझ में आ जाएगी ये बात भी। और इसके अलावा डायमेंशंस के अलावा, यानी कैपेसिटर के डायमेंशन के अलावा कैपेसिटेंस एक बात पे और डिपेंड करती है, किस पे? कि भैया अंदर जो मीडियम है वो कौन सा है, किस तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से मैं आपको समझाऊंगा बाद में, इतना तो मैंने समझा दिया था आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है थोड़ा सा। तो आप देखोगे कि फाइनली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के घट जाने से मेरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, 2 गुना होगी, 1.5 गुना होगी, 5 गुना होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस तरह का है। आपने उसमें बीच में पेपर भरा हुआ है, वैक्स भरा हुआ है, एयर है या कोई और दूसरा मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती? उसको दिए गए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कैपेसिटर के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, उसकी प्लेट साइज पे, प्लेट के एरिया पे, प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उन पे, और इसके अलावा प्लेट्स के बीच में किस तरह का मटेरियल भरा हुआ है उस बात पे। ठीक है, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो आपको समझाया है बकेट की एनालॉजी से मैंने, कैपेसिटर को मैं हमेशा उसी से कोरिलेट करूंगा आगे जब भी बात आएगी। यूनिट क्या होती है? फैरड होती है। और फैरड है ना, ये ध्यान रखना, एक फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अगर मैं आपसे कहने लगूंगा ना बाद में कि एक फैरड का कैपेसिटर बना के दिखाओ, तो एक फैरड कैपेसिटी का कैपेसिटर इतना बड़ा बन जाएगा कि आप उसको कहीं रख नहीं पाओगे। आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन भी होगी ना, मान लो आपके पास खेत हैं बहुत बड़े, उनमें भी नहीं रख पाओगे, इतना बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा। तो एक फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट होती है। जनरली फिर यूनिट क्या यूज़ करते हैं? या तो माइक्रो फैरड यूज़ करते हैं या फिर पीको फैरड यूज़ करते हैं। माइक्रो मतलब क्या होगा? 10 की पावर -6 फैरड होगा, और पीको मतलब क्या होगा? 10 की पावर -12 फैरड होगा। जनरली आपको जो थोड़े से बड़े कैपेसिटर होंगे वो माइक्रो फैरड के नज़र आएंगे, और बहुत छोटे कैपेसिटर जो होंगे वो पीको फैरड के नज़र आएंगे। तो एक फैरड का कोई कैपेसिटर नहीं होता है ना, ध्यान रखना। देखो एक बहुत अच्छी एनालॉजी यहाँ पे दिखा रखी है, 2 कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो एनर्जी स्टोर होती है, सारी की सारी चार्ज यहीं तो स्टोर होता है। कैपेसिटर कहाँ चार्ज स्टोर करता है? बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास सारा का सारा चार्ज स्टोर होता है। आपने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करा तो सारा चार्ज यहाँ पे इस रीजन में स्टोर होता है। क्योंकि याद करके देखो, आपके पास आपको अच्छे से पता था कि जब अपोजिटली चार्ज मेरे पास प्लेट्स होती हैं, जब लोगों को डेरिवेशंस कराए गए थे, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट थी तो बीच में निकाली थी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आई थी? σ/ε0। बाहर निकाली थी कितनी आई थी? बाहर 0 आई होगी, है ना। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे यूटिलाइज होंगी, इसलिए अपोजिटली चार्ज प्लेट यूज करते हैं। और बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहीं पे चार्ज स्टोर होता है। तो ये कैपेसिटर की बड़ी अच्छी आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है कि एग्जैक्टली किस तरह से काम हो रहा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैरड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। चलिए जी डिफाइन करते हैं। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है बहुत बेसिक सा, वी नो दैट कि भैया एक फैरड कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। हम लोगों को पता है C = Q/V, Q = CV से आया ना, तो C = Q/V। ध्यान रखना Q/V होता है, V/Q नहीं होता, गलती से उल्टा याद नहीं आना चाहिए। तो C = Q/V, मुझे C 1 फैरड चाहिए, तो अगर मैं चार्ज को 1 कूलम कर दूँ, ठीक है, इसके अलावा वोल्टेज को 1 वोल्ट कर दूँ, तो भैया आ जाएगा ना C कितना आएगा? 1/1 कितना हो जाएगा? 1 फैरड। तो यानी 1 फैरड का कैपेसिटर अगर मेरे पास है, उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है, वो कब है? वो तब है कि अगर 1 कूलम चार्ज उस कैपेसिटर को दिया जाए और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज हो जाए? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसका इंक्रीज हो जाए। तो 1 कूलम का चार्ज देने पे अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल में बढ़ोतरी देखी जाती है, इंक्रीमेंट आता है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? 1 फैरड का होगा। डेफिनेशन पढ़ लो।
On giving 1 coulomb charge to a capacitor, if the potential difference between its plates increases by 1 volt, then its capacitance would be 1 farad. तो 1 coulomb चार्ज आपने दिया और उसकी वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। भाई सोचो ना, बाल्टी थी, बाल्टी में थोड़ा सा पानी और डाला तो वाटर लेवल बढ़ गया, ऐसा ही तो होगा। तो इतना पानी डालना है कि हमने एक वैल्यू का पानी डाला, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर में, उसकी वजह से एक वैल्यू का वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। पानी डालोगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा ही होगा। तो 1 कुलम चार्ज उस पर डालने पे कैपेसिटर पे अगर 1 वोल्ट से इंक्रीमेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी का है? 1 फैराड का। और आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम ये बात, मेक श्योर नोट बना के लिख लेना। 1 फैराड इज वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बहुत बड़ी यूनिट होती है 1 फैराड। तो 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। कहाँ रखोगे उस कैपेसिटर को? तो फैराड में कैपेसिटर 1 फैराड में नहीं होते हैं, वो हमेशा माइक्रो फैराड में या पिको फैराड में होते हैं। टाइप्स पे आते हैं, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं मैं आपको सारे समझा दूंगा, सारे सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको लिस्ट सबकी बनवा दूंगा कि हाँ इस तरह के कैपेसिटर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे मेन है। होती तो और भी सिरेमिक वगैरह पता नहीं कितनी सारी वैरायटी हैं, बहुत बड़ा फील्ड है कैपेसिटर का। तो खैर सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो होगा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर, कि एक कंडक्टर था सिंपल, उठा के उसको चार्ज उठा के दे दिया, तुमने कुछ नहीं करा। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन भी देखोगे, इसका तो डेरिवेशन भी आएगा। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब क्या है कि एक सिंपल मेटेलिक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी थी? r थी। हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, मेटल होनी चाहिए बस। चार्ज दिया, चार्ज सारा का सारा इसकी सरफेस पे रिजाइड कर गया, क्यू अमाउंट का चार्ज इसको दिया था। अब आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। उसी तरह से अगर मेरे पास किसी मेटेलिक कंडक्टर की सरफेस पे Q चार्ज है और उसकी वजह से सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, सरफेस की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी निकालना हो, तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम वैल्यू वही वैल्यू होती है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, Q/R, ठीक है। R ये रेडियस हो गई। तो V क्या है? V है पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर की सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। अच्छा, अब तुम्हें ये पता लग गया कि इस पर्टिकुलर जो कंडक्टर है इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो निकाल लो कैपेसिटेंस। देयरफॉर C = क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। यस और नो? भाई यहाँ से C = Q/V है, V की वैल्यू उठा के रख दो। Q/V की क्या वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो जब इसको उठा के रखोगे तो यहाँ पे Q से तो Q कट जाएगा वैल्यू, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पूरा का पूरा क्या आ गया? ऊपर चला गया। तो C = क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एज इट इज़ वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको इनडायरेक्टली पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करा दिया आइसोलेटेड कैपेसिटर का। बात समझ में आ रही है? तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर का कंप्लीट एक डेरिवेशन हो गया। चाहे तो डेरिवेशन अब यहाँ पे मत करना, बाद में कर लेना, यहीं करना चाहोगे यहाँ कर लो, मर्जी है तुम्हारी। कि आइसोलेटेड कैपेसिटर छोटा सा था तो मैंने यहीं की इसको कवर अप करा दिया, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कवर अप कर लिया। सेकेंड वाला जो हमारे पास आएगा वो है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। ये सिलेबस में नहीं है, CBSE ने इसे डिफाइन नहीं कर रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, बट ये CBSE के सिलेबस में डिफाइन नहीं है। तो बट इसका हल्का सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 केसेस बनते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। हमने एक कंडक्टर ये लिया हुआ, इस कंडक्टर के बाहर एक और कंडक्टर, तो 2 कंडक्टर होंगे, 2 प्लेट्स होंगी स्फेरिकल शेप में। यहाँ पे इसकी रेडियस सपोज करो A है, बाहर वाली की रेडियस हमारे पास B है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने बाहर वाले जो प्लेट है उसको अर्थिंग कर दी है ना। अर्थिंग करने से फ़ायदा होता है, कोई बाद में समझ में आ जाएगा। इसके बाद अंदर वाले के से मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बनाया, मेटेलिक बॉक्स इस तरह से, और अंदर वाले से एक तार लिया, मेटेलिक तार, उसको इसमें से पिरो के मैं बाहर ले आया ताकि मैं अंदर वाले जो कंडक्टर्स को चार्ज दे सकूं। देखो ये जो तार है ना, ये अंदर वाले जो हॉलो आपके पास गोल कैपेसिटर है इससे कनेक्टेड है, ये गोल वाला जो कंडक्टर है इससे कनेक्टेड है, और ये बाहर वाले कंडक्टर को टच नहीं करेगा, इसलिए किसी चीज़ के अंदर से पिरो के अंदर से लेके आए होंगे, जिसकी वजह से ये मैंने इस तार को बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पर जो मैं इसको सप्लाई दूंगा वो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? अंदर वाली प्लेट पर जाएगा, बाहर वाली प्लेट को क्या कर दिया? अर्थ। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आता है वो वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस ए, क्योंकि बड़ी रेडियस B है ना, तो B माइनस ए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस ए हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई स्फेरिकल कैपेसिटर में, केस नंबर A में।
इसका बी केस क्या बनता है, बी केस में उल्टा हो जाता है। अब की बार अर्थिंग अगर तुमने अंदर वाले को कर दी तो फ़र्क पड़ता है दोनों बात में कि भाई अब की बार चार्ज डायरेक्टली बाहर वाले को दे रहे हो, और अर्थिंग किसकी कर दी, अर्थिंग तुमने अंदर वाले की कर दी। तो यहाँ पे मैंने अर्थिंग का सिंबल बना दिया। ये रेडियस ए है और ये बाहर वाली रेडियस कितनी है, बी है। तो अगर अंदर वाले की अर्थिंग कर दी जाती है तो उस सिचुएशन में टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये तो आएगा ही आएगा एज इट इज़। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो एज इट इज़ लिख देना। साथ में एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस कौन सी आएगी, जो बाहर वाला कंडक्टर था इसकी आइसोलेटेड कैपेसिटेंस और आ जाएगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रेडियस है उसकी, बी है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या है बाहर वाले की, बी है। तो इतना तो कैपेसिटेंस आया ही आया, साथ में इतना और आ गया। इनके डेरिवेशंस नहीं है, फॉर्मूले भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हैव अ लुक कि हाँ इस तरह की बात हमारे पास हो रही है। तो ये सिलेबस में नहीं थे, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले दिखा दिए इसके। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास ये हो गए, आइसोलेटेड मतलब सिंगल कंडक्टर, डेरिवेशन भी करा दिया। स्फेरिकल हमारे पास ये हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, सारे क्वेश्चन एवरीथिंग इन्हीं के ऊपर होता है आपके यहाँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन जब आएंगे आगे के आगे तब देखेंगे। इसमें कई केस बनते हैं। पहला केस व्हेन एयर, या आप वैक्यूम मान सकते हो क्योंकि फिजिक्स में दोनों को सेम ट्रीट करते हैं। एयर वैक्यूम इज फिल्ड या प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से एयर भरी हुई है या वहाँ पे वैक्यूम वाला सिस्टम कंडक्टेड है, तो उस केस में कैसे डायग्राम्स बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, दो प्लेट बना लीजिए। एक प्लेट तो हमारे पास ये बन गई, इस प्लेट के पास कैसा चार्ज, इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक दूसरी प्लेट बना लीजिए, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, बात ध्यान रखना। इस पे अगर माइनस क्यू है तो इस पे क्या होगा, इस पे प्लस क्यू होगा। कैपेसिटर पे नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। जब भी कैपेसिटर के चार्ज की बात आती है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला जब लगाते हो तो वहाँ पे क्यू का मतलब किसी एक प्लेट के चार्ज से है, टोटल चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। और जो वी होता है उस फॉर्मूले में क्यू इज इक्वल टू सी में वी होता है दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, वो वी किसी एक प्लेट का नहीं होता, वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये प्लेट के बीच में गैप हो गया, कुछ गैप तो होगा ना, डी गैप हो गया। और जो इंटरवेनिंग रीजन है ये इसमें क्या है, यहाँ सारे रीजन में, इस पूरे रीजन में एयर भरी हुई है, ठीक है, बीच में एयर है, ऐसे लिख लेना, ठीक। और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, सेकंड वाली प्लेट को हम जनरली अर्थ कर देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम बना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ पे एयर भरी हुई है सेटअप में। तो इसका फॉर्मूला जब आप निकालोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ पे ए क्या है, ए इन प्लेट्स का प्लेट एरिया है, दोनों प्लेट्स का प्लेट एरिया सेम होगा, तो ए क्या है, प्लेट का एरिया होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन इसका आप करोगे बाद में। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, व्हेन एयर की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया पूरी तरह से इसके बीच में, व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दें तो क्या होगा। अब जरा डायग्राम साइड में बना लेते हैं इसका। हमारे पास ये मेरी पहली प्लेट है, प्लेट जैसे चाहो वैसे बना लो, प्लेट में ऐसी कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है भैया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इस प्लेट पे, प्लस क्यू। दूसरी प्लेट यहाँ को रख दो, इस दूसरी प्लेट पे क्या चार्ज आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पूरी प्लेट पे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और इसको मैंने अर्थिंग भी प्रोवाइड, अर्थिंग वगैरह क्यों करते हैं ना, मैं आपको समझाऊंगा कि भाई हमारे पास एक कंडक्टर से क्यों काम नहीं चला। भाई सोचो ज़रा थोड़ा सा, यहाँ पे भी तो कैपेसिटी निकल गई थी आराम से, आ तो गया था। फिर ये दो कंडक्टर लेने की, यहाँ पे दो कंडक्टर के बाद एक को अर्थ कराने की, ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इनसे कैपेसिटी बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट, ये कहानी आपको आगे आगे जैसे लेक्चर आएंगे वहाँ क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे मैंने क्या भरा, यहाँ पे पूरे रीजन में है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना आप समझ लेना, ये सारा रीजन डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो बनता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, यानी हुआ कुछ नहीं है, के से मल्टीप्लाई हो गई है। तो सपोज ये हमारे पास एयर या वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस था, उसको सी नॉट से डिनोट कर लिया, तो हमारे पास किसी मीडियम का कैसे आ गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, वेयर कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा आपको कोई ना कोई गिवन होगी। तो कैपिटल के है हमारे पास, ये स्मॉल के नहीं है, जहाँ पे जैसे स्मॉल के की वैल्यू आप 9 × 10⁻⁹ लिख के आए हो ना, तो ये सब नहीं है। तो कैपिटल की अलग चीज़ होती है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को c इज इक्वस टू के को बाहर रखो और बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी को क्या लिख दिया, c नॉट लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि भाई ये वाला केस में कैपेसिटेंस कौन सी है, ये कैपेसिटेंस ये है जब वहाँ पे एयर या वैक्यूम था प्लेट्स के बीच में, उस सिचुएशन में है। और ये कैपेसिटेंस कौन सी है, ये किसी और पर्टिकुलर मीडियम की है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कैपेसिटेंस हमेशा एयर में जब कैपेसिटर रखा होता है या उसके बीच में जब एयर होती है उसके कंपैरिजन में के टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड की थी और मैंने उसके बीच प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी वैल्यू मान लिया 3 थी, है ना, 3 वैल्यू का। तो 5 माइक्रोफैरड तो पहले से थी, 3 वैल्यू का आप लोगों ने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मेटेरियल भर दिया उसके अंदर एयर को हटा के, तो कितनी हो गई कैपेसिटेंस नई वाली, 15 माइक्रोफैरड की हो गई। तो आप यही देखोगे कि हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या किसी भी कैपेसिटर में जब डायलेक्ट्रिक रख दिया जाता है तो डायलेक्ट्रिक भर जाने की वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये कहानी कहाँ से कोरिलेट होगी बाद में, जब आप लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था ना कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में डायलेक्ट्रिक भर देने पे, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल में डायलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी प्लेट्स जो होती हैं उसके बीच में डायपोल्स बन जाते हैं और फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो उस कहानी से कोरिलेट करूँगा आगे, ठीक। तो ये हमारे पास 2 केस हुए हैं, अभी तीसरा केस अभी बाकी है। भाई 2 केस कौन से हुए हैं, पूरी तरह से एयर भरी हुई है, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अब आधी आधी मतलब ये थोड़ी थोड़ी पार्शियल बात कर लेते हैं। केस नंबर सी क्या हो जाएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक ही भरा हुआ है बट पार्शियली, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पार्शियल फिल हुआ हुआ है। ये आपके डेरिवेशन में भी आएगा, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। तो हुआ क्या यहाँ पे भैया, प्लेट बना लो डाइलेक्ट्रिक की। तो पहले तो हमारे पास कैपेसिटर की हमारी प्लेट हो गई, पॉजिटिव प्लेट है ये, ठीक है। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है हम लोगों ने प्लस क्यू। इसके अलावा हमारे पास ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। ये सब पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड करा दी है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। अब इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एक ऐसा स्लैब रख दिया, पूरी तरह से नहीं भरा, इस तरह का स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस कितनी थी, इसकी थिकनेस जो हमारे पास थी वो थिकनेस थी टी वैल्यू की, ठीक है। टी थिकनेस का मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो मैंने इस सब्सटेंस को यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखो ना साइड वाले रीजन में यहाँ पे क्या है, साइड वाले रीजन में तो यहाँ पे एयर है भाई, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है। टोटल डिस्टेंस जो थी प्लेट्स के बीच में वो ओवरऑल डिस्टेंस तो अभी भी कितनी है, डी डिस्टेंस ही है। यहाँ पर भी लिख लेना, ये चीज़ शायद छूट गई। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में। तो प्लेट्स के बीच में टोटल डी डिस्टेंस है, उसमें से टी जगह किसने रख ली, टी जगह डाइलेक्ट्रिक ना के रख ली। तो कितनी बची एयर के लिए, डी माइनस टी बची। तो ऐसी सिचुएशन में पार्शियल जब फिलिंग होती है डाइलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास आता है उसको याद रखिएगा। तो वो आएगा सी इज इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये जो अपॉन का के है ना, ये सिर्फ लास्ट वाले टी के नीचे है, ये टोटल एलसीएम में नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म पूरी एक अलग है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो ये फॉर्मूला आप डिज़ाइन करोगे वहाँ पे। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो पार्शियल फिलिंग के केस में अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सारे टाइप के कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास 3 केस हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों के डेरिवेशन आप देखोगे आगे, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा आएगा सिलेबस में, हमारे पास कौन सा वाला, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नंबरिंग हमारी क्या चल रही है, नंबरिंग पैरेलल प्लेट पे 3 हो गई थी, तो हमारे पास 4th नंबरिंग पे क्या आएगा हमारा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखे थे ना उस कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट के अंदर सारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे हुए थे, और हमारे घर के अंदर जो सीलिंग फैन होता है वहाँ पर भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना लेते हैं। पहले एक सिलेंडर बनाया हम लोगों ने बड़ा सा, इस तरह से बना लो उसको। तो यहाँ पे ये बना, इसके अंदर एक और बनाना पड़ेगा, 2 कंडक्टर होंगे या नहीं होंगे भाई, तभी तो कैपेसिटर बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास कितनी हाइट या कितनी लेंथ, सपोज एल लेंथ है। अब ये मान लो हमारे पास एक्सिस है इसकी, तो रेडियस भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास सपोज ये इनर रेडियस हो गई, ये आउटर रेडियस हो गई। आउटर रेडियस सपोज करो हमारे पास R1 है, ये वाली रेडियस R2 है। इस तरह से हमारे पास ये पूरा डेटा हो गया। और जो ये बचा कुचा रीजन है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है ना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस रीजन में क्या भरा हुआ है, सपोज यहाँ पे के मेटेरियल का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है कोई, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, अगेन सिलेबस में तो यानी डायरेक्ट करा रहा हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
के एल, ठीक है, के है तो ठीक है, नहीं तो 1 कर देंगे उसको, तो 2 पाई, 4 पाई नहीं आता, 2 पाई आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल अपॉन लॉग ई बेस पे बड़े वाली रेडियस अपॉन छोटे वाली रेडियस। तो यहाँ पे लॉगरिथम में पहुँच जाती है कहानी। और लॉग ई बेस पे ना लिखना हो, उसको दूसरे बेस पे लिखना हो तो मैथमेटिक्स है ये, तो के एल अपॉन 10 बेस पे अगर लॉग चाहिए तो 2.303 लॉग 10 बेस पे वैल्यू हो जाएगी कितनी, बड़ी रेडियस अपॉन छोटी रेडियस। तो कुछ बुक में हो सकता है आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, खैर मैंने आपको पूरी स्टोरी क्लियर कराने की कोशिश करी। दोनों फार्मूले अपने आप में बराबर हैं, ये या और बना के दूसरे वाला फार्मूला, दोनों में कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ पे बेस ई वैल्यू थी, यहाँ पे बेस कितना है 10 वैल्यू का, इसलिए कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कहानी। तो बेसिक सारा कैपेसिटर का मैंने पूरा क्लियर करा दिया आपको। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बहुत अच्छे से हो गए। तो क्या इतने बड़े बड़े कैपेसिटर बनाएंगे सर्किट में, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, तो उसके लिए देखो हमारे पास कहानी क्या है। पहला केस होता है फिक्स्ड कैपेसिटर का। तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस के केस में जो सिंबल बनाया जाता है उसको जनरली कैसे बनाएंगे, दो पैरेलल प्लेट बनाएंगे इक्वल लेंथ की। जैसे एक छोटी एक बड़ी बनाते तो सेल रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से बनेगी दो पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो या तो ये सिंबल होता है, इस पर सी लिख देते हैं, ठीक। या इसके अलावा दूसरा सिंबल होता है, कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो जनरली एक प्लेट को तो एज इट इज रखते हैं और दूसरी प्लेट को इस तरह से कर देंगे, है ना, थोड़ा सा कर्व कर देंगे। तो इस बात से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, सी होगी। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक में इस तरह से भी शो किया जाता है। तो हम तो जनरली इसको ही शो करेंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे, बट अगर ऐसा भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरी वैल्यू होती है वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला, यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कैपेसिटेंस कहाँ होता होगा, ऐसा कैपेसिटेंस रेडियो में होता है। भाई पहले ज़माने में आप लोगों ने रेडियो देखे होंगे, इस तरह का डब्बा हुआ करता था, यहाँ पे ऊपर एक मीटर होता था जहाँ पे एक स्केल घुमा करती थी। भाई पूरी की 88 मेगाहर्ट्ज से लेके कहाँ तक होता है रेडियो स्टेशन, 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है हमारे पास। तो वहाँ पे एक पट्टी सी घुमा करती थी जिससे रेडियो स्टेशन पता लगता था। यहाँ पे हमारे पास दो बटन हुआ करते थे, एक बटन हमारे पास छोटा बटन हुआ करता था और एक बटन हमारे पास बड़ा सा बटन हुआ करता था। जो छोटा बटन हुआ करता था वो वॉल्यूम के लिए हुआ करता था और जो बड़ा बटन हुआ करता था वो चैनल चेंज करने के लिए हुआ करता था, है ना। तो ये जो बड़ा बटन हुआ करता था चैनल चेंज करने के लिए, इसके बैकग्राउंड में ही एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ होता है जो हमारे सर्किट की कैपेसिटी को चेंज करता है, जिसकी वजह से उस रेडियो के सर्किट की इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और फाइनली वो बाहर के सिग्नल को कैच कर पाता है। वो थोड़ी सी अलग कहानी है खैर, बट ध्यान रखना जो उसमें ट्यूनिंग का बटन, ये चैनल चेंज करने वाला बटन ट्यूनिंग का बटन हुआ करता था। तो ट्यूनिंग के बटन के बैकग्राउंड में एक वेरिएबल कैपेसिटर, वो वेरिएबल कैपेसिटर चेंज कराता था उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, जिससे आपके रेडियो सिग्नल को कैच कर पाता है, यही होता है। बट आज के टाइम में ये सारा का सारा काम आपके मोबाइल फोन पे हो जाता है, क्लिक करते हो आप डायरेक्टली ये सारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर इनबिल्ट आते हैं आज के टाइम में फ़ोन में। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस है अगर मेरे पास, ये वैसे आपका कहीं खास यूज़ नहीं आएगा आपको, ये तो बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है जनरली। तो इसका सिंबल कुछ खास नहीं है। इसी तरह से दो पैरेलल प्लेट बनानी है सेम लेंथ की और यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसे कट करते हुए एक एरो बना दोगे, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर बन गया। तो इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर के बेसिक सिंबल्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो ये प्रोसेस है कैपेसिटर को चार्ज करने वाला, कैपेसिटर की चार्जिंग का प्रोसीजर एक बार देख लीजिए कि कैपेसिटर को हम लोग किस तरह से चार्ज करते हैं। देखो अब चार्जिंग कैसे होती है, ये है ना, लगभग ऐसे मान लो कि 2 टाइम्स ये पूछ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस बात को। ये 2019 में भी आया था कि प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन करना था कि कैपेसिटर कैसे चार्ज हो जाता है। देखो बड़ा आसान है। अब देखो आपने बैटरी लगाई, एक बैटरी या कोई सेल लगाया जिससे आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे। चार्ज हमेशा कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स से ही करते हैं, उसके बाद उसे एसी पे लगाओ, जिस पे लगाओ आपकी बात की मर्जी है। तो डीसी सोर्स पे हम लोगों ने चार्ज करना शुरू करा, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, दौड़ना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जा रहे हैं, एनर्जी लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे इस प्लेट पे आके इकट्ठा होने लगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ एक्यूमुलेट होने लगे। अब बीच में तो एयर है, भाई कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होगा ना, नहीं है तो एयर तो होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इस प्लेट पे नेट चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं पा रहे, तो यहाँ से आते जाएंगे। बैटरी कह रही है नहीं भागो, बैटरी तो भागने के लिए बोल रही है, बीच में ब्रिज टूटा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस कलेक्शन की वजह से यहाँ पे मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सामने वाली जो न्यूट्रल प्लेट थी, पहले तो उस पर प्लस चार्ज नहीं था ना, सामने वाली जो न्यूट्रल प्लेट थी उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन थे उनको
इसको रेपल करेगा। भाई इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव अमाउंट में है, प्लेट नंबर 2 पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो प्लेट नंबर 2 के जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो जा तो सकते नहीं क्रॉस करके, बट वो दूर से रिपल्शन फोर्स तो लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्लेट 2 के इलेक्ट्रॉन प्लेट 1 में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए होंगे उन पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, उनको दूर की तरफ दौड़ाना भगाना शुरू कर देंगे। तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के भागना शुरू कर देंगे और वापस कहाँ जाएंगे, बैटरी में। तो बैटरी से जितने इलेक्ट्रॉन चले थे वापस उतने आ भी गए, तो इसका मतलब इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो प्लेट कैसी हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और ये कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। कैसे, यहाँ से मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे जो प्लेट पे, भाई मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो इस मेटल प्लेट पे फोर्स लगाया तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच गए। इस पर कैसा चार्ज आ गया, 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर, नेगेटिव चार्ज इस पर आया, सपोज इस पर -Q का चार्ज आया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया +Q का चार्ज, और फाइनली कैपेसिटर क्या हो गया, ऐसे करते करते पूरी तरह से चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। थ्योरी वाला सेक्शन आप पढ़ लो जरा, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो लिख के आनी पड़ेगी आपको। When the capacitor is connected to a DC battery, the electrons start accumulating at the plate of the capacitor. इलेक्ट्रॉन्स ने इसकी एक प्लेट पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। ठीक है, कौन सी प्लेट पे, विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी। हाँ, प्लेट नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो गए। दीज इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट रिपल्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इन इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ चलना शुरू हो गए। हेंस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर प्लेट स्टार्ट्स मूविंग अवे। इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो गए। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए तो यहाँ पे नेट चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव बचा। तो इसकी वजह से एक प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चार्जिंग उस कैपेसिटर की इस बेसिक प्रोसेस से होती है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस भी होती हैं। वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन या तो हमारे जेई मेंस में, एडवांस में काम आती हैं, मेंस में तो कमी आती है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है जेई एडवांस में, या फिर वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन यहाँ पे सिलेबस में नहीं होती कैपेसिटर की, सिर्फ बेसिक प्रोसेस है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 बार बोर्ड में आ गया है ऑलरेडी। तो आपको डायग्राम बना के इसको ऐसे समझाना है। अब कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कैपेसिटर की लिखी हुई है, मैं आपको पूरी डेरिवेशन यहाँ पे करा चुका हूँ। वैसे एक बार देख लो क्या कराया था मैंने। वहाँ पे इस तरह का एक कैपेसिटर लिया था जिसकी रेडियस कितनी थी, R रेडियस थी। इसको कुछ चार्ज दिया गया, मेटल का है ये, तो सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, सारा चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से। तो Q चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऑन द सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस पे हमारे पास कितनी V की वैल्यू आ गई, तो V की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/R। ये बता दिया मैंने कि पॉइंट चार्ज जितना ही पोटेंशियल होता है। तो देयरफॉर C इज इक्वल्स टू Q/V। जब C की इस V की वैल्यू को लाके यहाँ पे रखोगे तो C सॉल्व करके क्या आया था, 4πε0R। तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेरे पास आ गया। यानी एक सिंगल, मेरे पास अगर ऐसा कोई स्फेयर है तो उस सिंगल स्फेयर की कैपेसिटेंस इतनी होती है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। इस चीज़ के ऊपर बेस्ड एक हमारे पास लॉजिक है, क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारी अर्थ है। अर्थ बड़ा अच्छा कंडक्टर होती है। भाई अर्थ के अंदर कोई भी तार है, मान लो 11,000 वोल्ट की लाइन की कोई वायर आके अर्थ पे गिर गई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, इस जगह पे बंदा खड़ा हुआ है, तो इस बंदे को इससे शॉक लग जाएगा। इतनी डिस्टेंस है, इसका मतलब जितना भी चार्ज आया उस सारे चार्ज को अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अर्थ इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरेज, या बहुत अच्छा स्टोरेज मीडियम है चार्ज को स्टोर करने के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ को हम इनफाइनाइट, इतनी बड़ी अर्थ को हम इनफाइनाइट अमाउंट का चार्ज दे सकते हैं। अर्थ पे चार्ज बहुत सारा स्टोर हो सकता है, और वो चार्ज जिस प्लेस पे चला जाएगा फिर वहाँ से दूसरी जगह पे नहीं आएगा। यानी इसके बराबर में अगर कोई बंदा बैठा हुआ होगा और इसके बीच में कोई ऐसा कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको करंट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट मानी जाती है। अब हम यहाँ निकाल के देखेंगे कि अर्थ की कैपेसिटेंस होती कितनी है। तो अर्थ एक सिंगल स्फेयर है, तो इसको आइसोलेटेड स्फेयर की तरह मान सकते हैं। रेडियस कितनी होती है अर्थ की, 6400 किलोमीटर की अप्रॉक्स एवरेज रेडियस है, क्योंकि अर्थ आपको पता है पोल्स पे से थोड़ी सी पिचकी हुई है। ये एवरेज रेडियस है। इसको कन्वर्ट करो 64 इंटू 3 0 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से 10⁵ मीटर में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। 4πε0, अब आपने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, है ना। तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, तो क्या वैल्यू आएगी 1/9 × 10⁹। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको ये आदत है 4πε0 भी 9 × 10⁹ होता है। तो भैया ध्यान रखना, वो 1/4πε0 था, ना कि 4πε0। अपॉन में वैल्यू थी, तो अपॉन में ऐसे लिखोगे 4πε0 की वैल्यू ये आ गई। आर कितना हो जाएगा,
64 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, इस सारी स्टोरी को जब सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, कैपेसिटेंस निकाल रहे हो तो फैरड में सॉल्व कर लेना, इतनी आएगी 711 के आसपास। तो फाइनली क्या आया, 711 -6 को क्या लिख दिया, माइक्रो फैरड। तो इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, सिर्फ 711 माइक्रो फैरड। अर्थ भी 1 फैरड की नहीं है, देख लो एक बॉल है बहुत बड़ी, तो अर्थ भी 1 फैरड की नहीं है, पूरी अर्थ की कैपेसिटेंस सिर्फ 711 माइक्रो फैरड के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 फैरड कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो अर्थ की कैपेसिटेंस भी कभी कभार कैलकुलेट करवा लेता है। तो यू मस्ट नो दैट कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह, ये आइसोलेटेड बॉल की तरह इसको ट्रीट करेंगे। अर्थ की कैपेसिटी हम इनफाइनाइट मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी चार्ज है वो अर्थ पे अगर हम लोग अटैच कर दें तो वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तभी तो करते हो ना अर्थिंग, कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा और वो बॉडी से किसी पर्सन को शॉक नहीं लगेगा, वो पर्सन एक्सीडेंट से बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लोगों ने आज पढ़ ली। कैपेसिटर के आप लोगों को बेसिक बता दिया क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर ली, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, टाइप समझा दिए। इसके अलावा जो हमारे पास सिंबल था कैपेसिटर का वो पढ़ लिया, और एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करके अर्थ की कैपेसिटेंस आपको निकलवा दी। ठीक है, तो चलिए आज बात पूरी हो गई, आगे की कहानी नेक्स्ट